नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या जंग? 3 दिन में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 दिन का वक्त दिया है कि ईरान अमेरिका से समझौता कर ले, लेकिन ईरान समझौता करना तो दूर की बात है, वो बातचीत को लेकर भी शर्त रख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर और समझौता शर्तों के फेर में फंस गया है। अमेरिका की शर्त है कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, वहीं ईरान की शर्त है कि पहले हॉर्मूज खोलो तब बात करो। अमेरिका और ईरान की इस जिद के चलते पूरी दुनिया परेशान हो रही है। क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल के पार बनी हुई है और इसी के चलते तुर्की, ओमान, पाकिस्तान सहित तमाम देश चाहते हैं कि इस टकराव का समाधान हो। इस बीच ईरान ने एक और प्रस्ताव अमेरिका को दिया है और इसमें सिर्फ 3 शर्तें हैं। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज से खुलेंगे बातचीत के दरवाजे। अमेरिका हॉर्मूज की नाकेबंदी हटाए, ईरान भी पीछे हटेगा और इसके बाद बातचीत शुरू होगी, समझौता भी हो सकता है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट और येर लैपिड की पार्टियों का विलय, पीएम नेतन्याहू की बढ़ेंगी मुश्किलें, गजा जंग को लेकर शुरू होगी जांच। वॉशिंगटन डिनर के हमलावर के मैसेज पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, एप्स्टीन मामले में देनी पड़ी सफाई, कहा मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। माली में रक्षा मंत्री की ली गई जान, सेना और विद्रोहियों में भीषण लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र ने भी जताई चिंता। और चलते चलते में देखेंगे कुत्तों की तरह ही आवाज निकालने वाले जानवरों को, आप भी रह जाएंगे हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में भूख से जूझ रहे 1 करोड़ लोग, खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जलवायु बदलाव और आर्थिक संकट बताई गई बड़ी वजहें। लेबनान में टूटा सीजफायर, इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत, 37 घायल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया था युद्ध विराम। चेर्नोबिल हमले की 40वीं बरसी पर भी यूक्रेन और रूस में हमले जारी, कम से कम 16 लोगों की मौत। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चेतावनी, रूसी हमलों से इतिहास दोहराने का खतरा। गजा के एक समुदाय और वेस्ट बैंक में हुए स्थानीय चुनावों पर फलस्तीनी अधिकारियों का बयान, कहा सफलतापूर्वक हुए चुनाव, ये राष्ट्रपति चुनाव और अंततः राज्य का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम। तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मॉस्को दौरे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को बढ़ा दिया है। वहीं ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो सम्मान से समझौता नहीं करेगा, बातचीत ईरान की ही शर्तों पर होगी। अगर अमेरिका तैयार नहीं है तो ये अमेरिका की परेशानी है और ट्रंप परेशान दिखाई भी दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अब एक बार फिर ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि अब बहुत हो चुका है, ईरान को अब समझौता कर लेना चाहिए, हमने उन्हें बहुत मौका दे दिया, 20 हो गए हैं, अब अमेरिका और इंतजार नहीं करेगा। 3 दिन का समय ईरान को और दिया जा रहा है, 3 दिन में ईरान समझौता कर ले, नहीं तो फिर उसकी तेल पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर पाबंदियां जारी रही तो ईरान की पाइपलाइनें 3 दिनों के भीतर अंदर से फट सकती हैं। नाकाबंदी के चलते टैंकर नहीं आने से पाइपलाइनें बंद है। अगर ऐसा ही रहा तो यांत्रिक वजहों से या जमीन के अंदर प्राकृतिक कारणों से वे फट सकती हैं। ईरान अगर युद्ध विराम पर समझौता करना चाहता है तो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है, हमारे पास दुनिया की सबसे सुरक्षित फोन लाइनें हैं। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि 3 दिन में समझौता करो या फिर बड़े नुकसान की तैयारी करो। वैसे दावा तो यहां तक भी किया जा रहा है कि अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है और 3 दिन बाद सीजफायर खत्म हो सकता है और जंग शुरू हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अब ईरान को बात करने के लिए वॉशिंगटन आना होगा, किसी भी तीसरे देश में बातचीत नहीं होगी। यानी रूस की तरफ से मध्यस्थता का जो प्रस्ताव दिया गया है उसे ट्रंप ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। वहीं ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि वो बातचीत एक ही शर्त पर करेगा, पहले हॉर्मूज को खोला जाए। ईरान हॉर्मूज खोलने को तैयार है, लेकिन अमेरिका को भी अपनी नाकेबंदी हटानी होगी, तभी बातचीत हो पाएगी। ईरान ने पहले 10 शर्तों वाला प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा था, अमेरिका ने उसे खारिज किया। तब अब ईरान ने 3 शर्तों वाला नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है। नई डील में ईरान की तरफ से कहा गया है
कि युद्ध विराम की अवधि को और बढ़ाया जाए, दोनों ही पक्ष सैन्य कार्रवाई हमेशा के लिए रोके, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी अमेरिका हटाए, ईरान भी हॉर्मुज खोल देगा। परमाणु वार्ता बाद के चरण में ही शुरू होगी। अब ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है व्हाइट हाउस को तो वो मिल चुका है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ट्रंप प्रशासन इस नई डील पर विचार करेगा या नहीं, क्योंकि ट्रंप शुरुआत से ही एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। बातचीत की पहली शर्त अमेरिका की तरफ से यही रखी जा रही है कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। ऐसे में ईरान से आए प्रस्ताव के बाद भी ट्रंप ईरान को धमकी ही देते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने 3 दिन बाद ईरान पर हमले का संकेत भी दे दिया है। वैसे ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान का जवाब भी आ गया है। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल सखाब एस्फहानी ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरान को नुकसान हुआ तो इसका खामियाजा खाड़ी के उन सभी देशों को भुगतना होगा जो अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं। इस्माइल ने कहा कि अगर नाकाबंदी के कारण हमारे बुनियादी ढांचे का कोई भी हिस्सा, जिसमें तेल के कुएं भी शामिल है, अगर ये क्षतिग्रस्त होता है तो हम गारंटी देते हैं कि हमलावर का समर्थन करने वाले देशों के उसी तरह के बुनियादी ढांचे को उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा गणित अलग है। अगर हमारा एक तेल का कुआं तबाह होता है तो अमेरिका का समर्थन करने वाले खाड़ी के दूसरे देशों के 4 तेल के कुएं तबाह होंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। यानी बातचीत करने के लिए तैयार तो ईरान भी है और अमेरिका भी, लेकिन शर्तें ऐसी रखी जा रही हैं कि बातचीत मुश्किल हो रही है, खासतौर पर जिस तरह से ट्रंप हॉर्मुज को लेकर अड़े हुए हैं। उसके बाद किसी भी समझौते की उम्मीद कम ही दिख रही है। ऐसे में अब फैसला ट्रंप को लेना है कि वो बातचीत करना चाहते हैं या फिर जंग के लिए जो समय अमेरिका की सेना ने मांगा था उतना समय निकालने के बाद जंग शुरू करना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू की बढ़ती मुश्किलों की। तो कई मोर्चों पर संघर्ष में फंसा इजरायल अब चुनाव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे कहा तो यह जा रहा था कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि देश में चुनाव हो, इसलिए वो जंग में उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो उनकी कुर्सी तो जाएगी ही, साथ ही उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। और अब उनका यह डर हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो गया है और उन्हें खुली चुनौती भी दे दी है। जी हां, इजरायल में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तहत 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियों का विलय हो गया है। पूर्व पीएम निफ्ताली बेनेट और येर लैपिड की पार्टियों येस एटेड और बेनेट 2026 ने विलय का ऐलान किया है। दोनों ने मिलकर न्यू टुगेदर नाम से नई पार्टी बनाई है, जिसका नेतृत्व निफ्ताली बेनेट करेंगे, जिसके बाद अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है, जो पहले ही नेताओं की चिंता बढ़ाने वाला ऐलान था, क्योंकि लैपिड और बेनेट पहले भी साथ आ चुके हैं। 2021 के चुनाव में दोनों ने मिलकर नेतन्याहू के 12 साल लंबे शासन को खत्म किया था और सरकार बनाई थी। हालांकि ये गठबंधन सिर्फ 18 महीने ही चल सका और अब जब दोनों फिर एकजुट हो गए हैं तो उनके ऐलान ने नेतन्याहू की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल न्यू टुगेदर ने ऐलान किया है कि हम सिर्फ यहूदी दलों के साथ गठबंधन करेंगे और अरब दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी सरकार 7 अक्टूबर के हमलों की जांच के लिए आयोग गठित करेगी, साथ ही सार्वभौमिक सैन्य भर्ती कानून को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 8 साल तक किया जाएगा। विपक्षी गठबंधन ने 8 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में रक्षा चूकों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की घोषणा की है, जबकि नेतन्याहू सरकार ने अब तक ऐसी जांच से इनकार ही किया है और इसे लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इजरायली जनता भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से नाराज है और ये नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब 2.5 साल से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ने के बाद भी गजा से हमास का निरस्त्रीकरण नहीं हो पाया। ईरान जंग में भी इजरायल को कोई खासा सफलता नहीं मिली। ईरानी शासन अब भी मजबूती से कायम है। बीते दिन हजारों इजरायली नागरिकों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव के मध्य में विरोध प्रदर्शन किया और 7 अक्टूबर की घटनाओं की आधिकारिक जांच की मांग की। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू नेतृत्व करने के योग्य ही नहीं है, जिससे साफ है कि नेतन्याहू की लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यानी नेतन्याहू के लिए अपने ही देश में कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक तरफ विपक्ष एकजुट हो गया है तो दूसरी तरफ उनका जनसमर्थन भी घट गया है। अब सबकी नजरें आगामी चुनाव पर टिक गई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश पर बढ़ते विवाद की।
तो आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से आयोजित करेस्पॉन्डेंट्स डिनर में एक हथियारों से लैस शख्स ने फायरिंग कर दी थी, जिससे वहां भयंकर बवाल मच गया। इस घटना के बाद होटल हिल्टन की सुरक्षा पर तो सवाल उठे ही, साथ ही सवाल ये भी उठे कि कहीं यह हमला खुद ट्रंप की ही पार्टी की तरफ से तो नहीं करवाया गया, मिड टर्म इलेक्शन से पहले जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है कि उन्होंने किसी का शारीरिक शोषण नहीं किया है। इन मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन नामक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ की जा रही है। और जांच में पाया गया कि हमले से 10 मिनट पहले हमलावर ने परिवार को एक मैनिफेस्टो यानी लिखित बयान भेजा था, जिसमें उसने बच्चों और महिलाओं का शोषण करने वाला और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसके ये मैसेज एप्स्टीन फाइल से जोड़कर देखे जा रहे हैं और ट्रंप के लिए ही माना जा रहा है, क्योंकि जांच अधिकारियों का भी अंदेशा है कि शायद हमलावर ट्रंप को ही निशाना बनाना चाहता था। हालांकि जब सीबीएस न्यूज के एक प्रोग्राम में ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि वो खुद निशाने पर थे, ये उन्हें पक्का नहीं है, यानी वो श्योर नहीं है। लेकिन इस दौरान जब पत्रकार ने हमलावर के संदेश पर सवाल किया तो ट्रंप भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को ही खरी खरी सुना दी और कहा कि मुझे पता था तुम ये पढ़ोगी, क्योंकि तुम लोग बहुत खराब हो। हाँ, उसने लिखा था, लेकिन मैं ना तो किसी का शोषण करने वालों में से हूं और ना ही मैंने किसी का शोषण किया। तुमने किसी बीमार आदमी की बकवास पढ़ी। मुझे उन चीजों से जोड़ा गया जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, वो बीमार आदमी है, लेकिन तुम्हें शर्मानी चाहिए कि तुमने वो पढ़ा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। पत्रकार ने ट्रंप को जवाब में कहा कि वो शब्द उनके नहीं है, लेकिन ट्रंप ने फिर कहा कि उन्हें टीवी पर ये नहीं पढ़ना चाहिए था। अब ट्रंप की ये प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन गई है। सवाल उठ रहे हैं कि पत्रकार के सवाल पर आखिरकार ट्रंप इतना क्यों बौखला गए। अब उनके इस बयान ने एप्स्टीन मामले पर विवाद को फिर तेज कर दिया है। आप जानते हैं कि एप्स्टीन अमेरिका का एक कुख्यात अपराधी था, जिसने कई नाबालिगों का शोषण किया था और उसके कई टॉप प्रोफाइल लोगों के साथ रिश्ते रहे। न्याय विभाग ने जो फाइल्स जारी की हैं, उनमें एप्स्टीन के साथ दुनिया भर की कई हस्तियों की तस्वीरें सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू तक सभी की तस्वीरें सामने आई हैं। और अब इस घटनाक्रम ने ट्रंप पर उठते सवालों की कड़ी को और बढ़ा दिया है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफ्रीकी देश माली में हुए बड़े हमले की। तो माली एक दशक से ज्यादा समय से हिंसा से जूझ रहा है और अब यहां सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष इतना बढ़ गया है कि पूरा देश गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है। इस बार बंदूकधारी हमलावरों के निशाने पर वहां के रक्षा मंत्री और उनका पूरा परिवार आ गया और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। हमलावरों ने राजधानी बमाको के साथ ही उत्तर में गाओ और किदाल और मध्य शहर सेवारे में अंधाधुंध हमले किए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री सादियो कामारा के घर पर कार बम से हमला कर दिया, जिसमें कामारा, उनकी पत्नी और उनके 2 पोते पोतियों की मौत हो गई। इस हमले को आजाद लिबरेशन फ्रंट यानी एफएलए गठबंधन के तुआरेग विद्रोहियों और ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम यानी जेएनआईएम ने मिलकर अंजाम दिया। एफएलए के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद एल मौलूद रमजान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि यह ऑपरेशन जेएनआईएम के साथ पार्टनरशिप में किया जा रहा है, जो बमाको में मिलिट्री शासन के खिलाफ लोगों की रक्षा करने के लिए भी कमिटेड है। उन्होंने उत्तरी माली के 2 खास शहरों किदाल और गांव के कुछ हिस्सों पर भी कंट्रोल का दावा किया, जहां वे लंबे समय से आजावाद नाम का एक आजाद देश बनाने की मांग कर रहे थे। इस ताजा हमले में 16 नागरिक और सैनिक घायल हुए हैं। यह साल 2020 के बाद से सबसे भीषण अटैक माना जा रहा है। दरअसल साल 2020 में ही सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा किया था, जिसके बाद से ही कई गुट सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले सुनियोजित तौर पर किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों का मकसद छोटे शहरों को अपने नियंत्रण में लेना नहीं है। वे सुनियोजित तरीके से ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं जिससे कम से कम किदाल पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि किदाल एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। यह अल्जीरिया की सीमा के पास स्थित है और इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का मतलब है कि सहारा रेगिस्तान के रास्ते होने वाली तस्करी और आवाजाही पर अपनी पकड़ बनाना। इस क्षेत्र में अस्थिरता का असर पूरे देश और पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है, यानी यहां कब्जा करने वाला समूह
उत्तरी माली में सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इन हिंसक वारदातों की कड़े शब्दों में निंदा की है। हालांकि माली सरकार का दावा है कि जिन इलाकों पर हमला हुआ था वहां अब हालात पूरी तरह से काबू में है। सेंसिटिव जगहों पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। लेकिन जिस तरह हाल के दिनों में सिर्फ माली ही नहीं बल्कि नाइजर और बुर्किना फासो में भी सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हुई है, उसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे भौंकने वाले जानवरों की। तो अक्सर जब भी हम भौं भौं की आवाज सुनते हैं तो हमें लगता है कि आसपास कोई कुत्ता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो कुत्तों की ही तरह आवाज निकालते हैं, और ऐसा काफी हद तक मुमकिन है कि उनकी आवाज सुनकर आप चकमा भी खा जाएं। तो आइए जरा इन जानवरों के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है लोमड़ी का। तो लोमड़ी सिर्फ कहानियों में ही चालाक नहीं होती, बल्कि इसकी आवाज भी सुनने वालों को चकमा दे देती है। ये जंगल में अपने साथियों को बुलाने के लिए एकदम तीखी आवाज निकालती है और इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो। इसके बाद नाम आता है सील और समुद्री शेर का। तो समुद्र के किनारे रहने वाली सील और समुद्री शेर काफी शोर मचाते हैं। ये जब आपस में बातें करते हैं या अपना इलाका तय करते हैं तो इनके गले से काफी बुलंद आवाज निकलती है। पत्थरों और पानी के बीच इनकी आवाज बिल्कुल कुत्ते के भौंकने जैसी लगती है, और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि मानो कोई कुत्ता ही पानी में डूब रहा है और खुद को बचाने के लिए वो आवाज निकाल रहा हो। अब बात करें कोयोट की, तो कोयोट वैसे तो कुत्तों के ही खानदान से है, लेकिन ये जंगली होते हैं। इनकी आवाज में भौंकना और रोना दोनों ही मिला होता है। रात के अंधेरे में जब ये अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं तो आवाज थोड़ी डरावनी पर सुनने में भौंकने जैसी ही लगती है। इसके बाद नाम आता है बबून का। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बंदर भी भौंक सकते हैं? लेकिन बबून नाम के बंदर जब किसी खतरे को देखते हैं तो वे वाहू वाहू की आवाज निकालते हैं। ये उनके साथियों के लिए एक अलार्म की तरह होता है कि सावधान हो जाओ, शिकारी आ रहा है। और यही वजह है कि ऐसा लगता है जैसे ये कुत्तों की तरह भौंक रहे हों। ये जानवर इन आवाजों को बस यूं ही निकालते हैं। इनकी आवाज दरअसल इशारा होती है। कभी अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो कभी खतरे से आगाह करते हैं। तो अगली बार जब आपको कहीं से भौंकने की आवाज आए तो नजरें घुमाकर जरूर देखिएगा, शायद वहां कुत्ते की जगह कोई और ही जानवर हो। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।